पापा, मेरी शादी है और शादी लाइफ में एक ही बार होती है। क्या मैं अपनी शादी में अपने अरमान भी पूरे नहीं कर सकती हूँ, जो आप इतनी कंजूसी दिखा रहे हो? अर्चना अपने पापा राम लखन जी से नाराज होते हुए बोली। लेकिन इससे पहले उसके पापा कुछ कहते, उसकी मम्मी कमला उसे डांटते हुए बोली, अपने पापा से कैसे बात कर रही हो तुम? सारी तमीज बेच खाई क्या तुमने, या दिमाग सातवें आसमान पर हो गया है? कमला कुछ आगे बोलने को हुई तो राम लखन जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। इससे पहले राम लखन जी अर्चना से कुछ कहते या उसे समझाने की कोशिश करते, अर्चना ने कहा, हाँ, सारी कमी मेरे लिए ही है। अपने दोनों बेटों पर खर्च करते हुए आप लोग जरा भी नहीं सोचते, पर मेरे लिए पता नहीं हमेशा आपके पास कम ही पड़ जाता है। कहते हुए अर्चना पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। क्यों नाराज करती हो तुम उसे? अब कुछ दिन ही तो हैं, फिर तो शादी करके ससुराल चली जाएगी। राम लखन जी ने कमला से कहा, माना कि जल्दी ही शादी कर और ससुराल चली जाएगी, लेकिन कम से कम इसे अपने पापा की हैसियत और मजबूरी को भी तो देखना चाहिए ना। और ऐसा कौन सा अनोखा खर्चा कर दिया हमने हमारे दोनों बेटों पर, जो उसे ऐसा लगता है कि ओ हमेशा कमियों में ही रही है, जबकि सबसे ज्यादा खर्चे वो ही करवाती है। अच्छा बाबा, अच्छा, अब तुम मत शुरू हो जाओ, शांति रखो, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, कहकर राम लखन जी बिल्कुल चुप हो गए। यह देखकर कमला जी को बड़ा दुख हुआ। आखिर कैसी बेटी है उनकी, जिसे अपने ही माता पिता की परेशानियां नहीं दिख रही। शादी क्या पक्की हुई, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो घर का माहौल बिल्कुल सही था। राम लखन जी, कमला, उनके दोनों जुड़वा बेटे राम और श्याम कमरे में बैठकर शादी की लेन देन पर डिस्कस कर रहे थे। तभी अर्चना अंदर कमरे में आई और आते से ही बोली, अरे मेरे बगैर कैसे डिस्कशन हो रहा है? मेरी शादी का जो भी सामान आएगा वो मैं खुद जाकर सिलेक्ट करूंगी। आप लोग अपनी मर्जी से उठाकर कोई भी सामान मत दे देना। हाँ हाँ ठीक है बाबा, तुम्हारा सामान तुम खुद ही सिलेक्ट कर लेना, राम और श्याम ने हंसते हुए कहा। तभी अर्चना राम लखन जी से बोली, पापा मुझे कार कौन सी दे रहे हो? मैं कार भी अपनी ही मर्जी से ही लूंगी। उसकी बात सुनकर सब लोग हंस दिए। कौन सी कार भाई, कार वार तो हम नहीं दे रहे, श्याम ने कहा तो अर्चना बोली, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, पापा से बात कर रही हूँ। और कार क्यों नहीं दे रहे हो? मैं इस घर की इकलौती बेटी हूँ, मेरे बाद फिर किसे दहेज देना है तुम्हें? मुझे तो शादी में कार चाहिए ही। सब लोग फिर से हंसने लगे तो अर्चना तुनकते हुए बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सचमुच कार चाहिए। मेरे ससुराल वाले भी तो देखे कि मेरे मायके में कितना दम है। और वैसे भी दहेज लेकर जाऊंगी तो ही तो इज्जत होगी। देख, ससुराल में इज्जत कमानी पड़ती है, इज्जत कोई दहेज से या सामान से खरीदी नहीं जाती। राम ने कहा, अपनी एडवाइस अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कार चाहिए, बस वो दे दो मुझे। उसकी बात सुनकर कमला जी ने शंका जाहिर करते हुए कहा, क्या रोहन के परिवार वालों ने कार मांगी है क्या तुमसे, या रोहन ने कुछ कहा है? नहीं, वो लोग तो कुछ भी नहीं मांग रहे, पर मुझे तो कार चाहिए, मेरा दहेज शानदार होना चाहिए। अर्चना ने कहा तो कमला जी ने कहा, देख, कोई कार वार नहीं मिलेगी तुझे, बेवजह का नया स्याप मत पाल। कार कोई 15-20 हजार रुपए की नहीं आती कि खरीद कर ले आए। कमला जी ने समझाया तो अर्चना बिगड़ते हुए बोली, अच्छा, बेटों की शादी में तो खूब दहेज इकट्ठा करोगी, तभी तो इतना पैसा खर्च करके उनको इंजीनियर बनाया है। मैं तो दूसरे घर चली जाऊंगी, इसलिए मेरे पर कौन सा खर्चा किया है? अपनी जबान को लगाम दे, बहुत ज्यादा बोल रही है। तेरी पढ़ाई में भी हम पूरे खर्चे कर रहे थे, लेकिन तुझे पढ़ने लिखने से ज्यादा सजने संवरने घूमने फिरने का शौक था, इसलिए खुद पढ़ाई नहीं की और अब इल्जाम हम पर लगा रही है। कमला जी ने डांटा तो राम लखन जी बीच में ही अर्चना से बोले,
देख बेटा, हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। हमारी भी अपनी एक सीमाएं होती हैं। भला शादी में कार्ड देने की हमारी तो हैसियत नहीं है। राम लखन जी ने कहा। तब अर्चना नाराज हो गई और इतना कुछ सुनाकर चली गई। आखिर घर का माहौल तो बिगड़ ही गया था, तो सब लोग अपने अपने काम पर निकल गए। शाम को सब लोग खाना खाने बैठे तो अर्चना कमरे से बाहर ही नहीं आई। कमला जी ने अर्चना को आवाज दी तो ओ अंदर कमरे में से ही चिल्लाकर बोली, जब तक मेरी शादी के लिए कार नहीं खरीदोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुनकर कमला जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि खींचकर एक चाटा अर्चना के गाल पर जड़ दे, पर राम लखन जी ने उन्हें रोक दिया और खुद कमरे में अर्चना को समझाने के लिए गए। इतना जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। कार कोई सस्ती थोड़ी ना आती है जो तुम्हारी जिद पूरी कर दे। क्यों पापा, भाइयों को पढ़ाने के लिए भी तो इतना खर्चा किया था आपने। मैंने तो फिर भी इतनी पढ़ाई नहीं की, तो आपका वो खर्चा तो बचा ही है ना। अब आप ये सोच लो कि आप मेरी पढ़ाई के खर्चे को मेरी शादी के दहेज में इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तो कार लेकर रहूंगी। अर्चना ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा। पर बेटा, तू तो मेरी बेटी है, जरा सोच, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। राम लखन जी ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा, पापा, भाइयों को भी तो लोन लेकर पढ़ाया था, मुझे भी लोन लेकर कार दे दो। आखिर बराबरी का जमाना है, तो मुझे भी तो कहीं भाइयों के बराबर रखो। अर्चना हर सवाल का जवाब ऐसे दे रही थी जैसे पहले से ही सब जवाब तैयार करके बैठी हो। राम लखन जी अर्चना की तरफ हैरानी से देख रहे थे। फिर पता नहीं कुछ सोचकर बोले, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं कल ही लोन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। अब तो खाना खा ले। उनकी बात सुनकर अर्चना खुश हो गई और खुशी खुशी बाहर आकर खाना खाने बैठ गई। उसे वहाँ देखकर कमला जी ने इशारे से राम लखन जी से पूछा, पर राम लखन जी ने उस समय चुप रहने का इशारा किया, पर वहाँ अर्चना और राम लखन जी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। पर अर्चना की खुशी देखकर लग रहा था कि राम लखन जी इस बात के लिए तैयार हो गए। बस इसलिए कमला जी की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। खैर, अर्चना खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। तब कमला जी ने पूछा, सच सच बताइए, आप तैयार तो नहीं हो गए कार देने के लिए? राम लखन जी ने कमला जी की तरफ देखा और कहा, अब एक ही तो बेटी है, दे देते हैं कार। वो भी क्या याद रखेगी कि उसके पिता ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी की थी। आप पागल तो नहीं हो गए हो? अपनी बेटी को समझाने की जगह आप उसके फिजूल बातों को बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे जिद्दी स्वभाव के साथ ये ससुराल में कहाँ रह पाएगी? कमला जी बिगड़ते हुए बोली। तब राम लखन जी बोले, जब वो समझना ही नहीं चाह रही तो मैं क्या करूं? मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि मेरी बेटी मेरी मजबूरी तक नहीं समझ रही। पता नहीं कहाँ हमारी परवरिश में कमी रह गई। राम लखन जी ने कहा तो कमला जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप दिल छोटा क्यों करते हो जी? माता पिता तो अपने बच्चों को बेहतर परवरिश ही देते हैं, पर कभी कभी कुछ बच्चे परवरिश से भटक जाते हैं, पर उन्हें रास्ते पर भी तो लाया जा सकता है। हाँ, यही सोचकर मैंने हाँ कर दी। राम लखन जी ने कहा तो कमला जी ने उदास होते हुए कहा, पर कैसे, क्या होगा? एजुकेशन लोन जा रहा है, घर के खर्चे, अभी बेटों की जॉब भी 4 महीने पहले ही लगी है, सैलरी भी इतनी ज्यादा नहीं है, शादी के लिए ही कर्जा ले रहे हैं हम, ऊपर से एक कार का खर्चा और। अरे तुम क्यों अपना बीपी हाई कर रही हो? मैंने कार दिलाने के लिए हाँ की है, दिलाई तो नहीं है, पर तुम लोग मेरा साथ दो तो वो खुद ही आगे होकर कार लेने से मना कर देगी। कैसे? राम लखन जी की बात सुनकर तीनों एक साथ बोल पड़े। राम लखन जी ने कहा, बस कल बताता हूँ। दूसरे दिन राम लखन जी सुबह नाश्ता वगैरह करके घर से रवाना हो गए। सुबह के गए हुए वो शाम को घर पहुँचे। घर पर आने के बाद चाय नाश्ता कर उन्होंने अर्चना को बुलाया। अर्चना बाहर आई तो राम लखन जी ने उसे अपने पास बिठाया और कहा,
बेटा, मैं लोन के बारे में पूछकर आ गया हूँ और सारी डिटेल्स भी निकलवा कर आ गया हूँ। बैंक वाले भी लोन देने को तैयार हो गए हैं। अब तेरी कार आने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी कार आजकल फाइनेंस हो जाती है। राम लखन जी की बात सुनकर जहाँ अर्चना बहुत खुश हो गई, वहीं कमला जी का चेहरा उतर गया। राम श्याम भी तब तक आ चुके थे और लोग भी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अब अर्चना खुश होते हुए बोली, अरे वाह पापा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब हम कौन सी कार लेंगे? मैं ये नेट पर सर्च कर लेती हूँ, जो सबसे सुंदर और अच्छा मॉडल होगा हम वही लेंगे। तो फिर पापा कार बुक करने कब चलेंगे? उसकी बात सुनकर राम लखन जी बोले, अरे बेटा रुक तो सही, कुछ फार्म भी तो हैं, तो कुछ पेपर्स भी चाहिए। अरे हाँ पापा, मैं तो खुशी के मारे यह भूल ही गई। वैसे कब तक हो पाएगा? अर्चना ने राम लखन जी से सवाल किया। तो राम लखन जी बोले, बेटा जल्दी ही हो जाएगा। बाकी सारे पेपर्स तो ठीक है, पर सैलरी स्टेटमेंट के लिए पहले तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी? भला क्यों? अर्चना एकदम हैरान होते हुए बोली, अरे अर्चना, कार भी तेरी फाइनेंस होगी ना। जब तू कुछ पे कर पाएगी, बेरोजगार को कार फाइनेंस नहीं होती है, कुछ तो गारंटी होनी चाहिए ना। राम लखन जी ने उसे समझाते हुए कहा, पर भला कार मेरे नाम से फाइनेंस क्यों होगी? कार तो आप दे रहे हो ना पापा, यह तो मेरी शादी का गिफ्ट है। अर्चना हैरान परेशान होते हुए बोली। तब राम लखन जी मुस्कुराकर बोले, बेटा पहली बात तो ये कि गिफ्ट कभी भी जिद करके नहीं लिया जाता। हमारी तो यह गिफ्ट देने की हैसियत नहीं है, पर तुम कार जिद करके ले रही हो। और दूसरी सबसे जरूरी बात, कल तुमने ही तो मुझे एडवाइस दी थी ना कि बेटों की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जितना खर्चा किया था उतना ही खर्चा आप मेरे दहेज में लगाओ। तो बेटा मुझे बता दो कि इन दोनों इंजीनियरिंग के लिए जो लोन लिया था उसकी किस्त तुम्हारे भाई अब अपनी सैलरी से चुका रहे हैं। तो उसी तरह तुम्हारे लिए कार के लिए जो लोन लेना पड़ेगा वो तो तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा ना। आखिर बराबरी का जमाना है, हम तो बेटे बेटी में फर्क नहीं करते। पर पापा आप ये ऐसा कैसे कर सकते हो? अर्चना नाराज होते हुए बोली, क्यों नहीं कर सकता बेटा? जब तुम ऐसा कर सकती हो तो हमें भी ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है लोन चुकाने की तो मैं रोहन जी से बात कर लेता हूँ, वो कार का लोन चुका देंगे। अब की बार राम लखन जी ने सख्ती से कहा। अर्चना को कुछ समझ ही नहीं आया कि ओ कहे तो क्या कहे। घर में कोई एक भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिर खूब मुंह फुला लिया, खूब पैर पटक लिए, पर जब देखा कि अब कोई झुकने को तैयार नहीं है तो चुपचाप ही हर बात के लिए राजी हो गई। क्योंकि अब तो पापा भी कह चुके थे कि वो रोहन से इस बारे में बात कर लेंगे। आखिर शुरुआत में ही ससुराल में इंप्रेशन खराब हो गया तो जिंदगी भर के ताने तैयार हो जाएंगे, और यहाँ मायके में तो कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। दोस्तों इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।